everyone, so welcome back once again in the next lecture of rotation motion. So I hope कि तुमने पिछले 3 लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए होंगे। ठीक है, तो हमारे अप्रोच भी यही रहती है कि हर लेक्चर में हम एक छोटा सा भी टॉपिक है वो कवर अप करते हुए चलें और उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लें, फिर तुम भी जाके उतने पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिया करो। ठीक है, तो मैंने पिछले थर्ड लेक्चर तक, ये फोर्थ लेक्चर होने वाला है, तो पिछले थर्ड लेक्चर तक मैंने टॉर्क कंप्लीट करा दिया था। तो आज की क्लास में हम वर्क डन बाय टॉर्क, पावर बाय टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्लास शुरू करते हैं फुल जोश एंड फुल मोटिवेशन के साथ। ठीक है, खाने पीने का सामान लेके बैठा करो। ठीक है, खाते जाया करो, पीते जाया करो और लेक्चर देखते जाया करो। इस क्लास का टॉपिक है वर्क डन बाय टॉर्क। तो वर्क डन बाय टॉर्क से शुरू करते हैं। तो टॉर्क से वर्क डन क्या होगा, उसका फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे ट्रांसलेशन मोशन जब था तब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था होता था। तो ट्रांसलेशन मोशन में बताओ, चलो जल्दी सोच के, कि ट्रांसलेशन मोशन में जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता था तो हमारे वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता था। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रोटेशनल मोशन में क्या होगा, ओके, वर्क डन की जगह तो वर्क डन ही रहेगा। फोर्स को कौन रिप्लेस करता है, ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स होता है, तो रोटेशन मोशन में कौन आ जाता है, टॉर्क आ जाता है। अगर यहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर कौन आएगा, रोटेशन मोशन में ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे तुमने याद हो तो मैंने इसमें सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो सर्कुलर मोशन में तुमने रिलेट करी थी ना हमने चीजें, कि ट्रांसलेशन मोशन में जो चीजें हैं उनको हम कैसे रिप्लेस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, ऐसे ही वही वाले टर्म्स यूज करते हैं हम रोटेशन मोशन में। सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में कहीं ना कहीं बस इस बात का डिफरेंस है कि रोटेशन मोशन में क्या होता है कि हम ये भी चीज पढ़ रहे होते हैं कि कोई बड़ी रिजिड बॉडी है वो अपने ही आप में अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है, तो उसका क्या होगा। सर्कुलर मोशन में हम जनरली पॉइंट मासेस या फिर पार्टिकल मान के पढ़ रहे होते हैं कि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, इतना डिफरेंस रहता है। पर है तो दोनों में ही गोल गोल घूमने वाला ही सिस्टम। ठीक है ना, ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसको कौन रिप्लेस करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, ये सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर तुम्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अगर तुम्हें नंबर चाहिए 600 से ऊपर तो मैं बता रही हूँ कुछ भी छोड़ने का कुछ होता नहीं। ये बेवजह की बातें होती है कि ये चीज छोड़ दो और फिर हो जाएगा। फिर तो वो जब हो जाएगा कि अगर तुम्हें किसी चीज का बेनिफिट मिल रहा हो और फिर तुम्हारे कम नंबर पे सिलेक्शन हो पा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें 600 से ऊपर नंबर चाहिए, 650 नंबर चाहिए, तो तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इतना भी मैं बता रही हूँ कि अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ लेक्चर्स में और इसके बाद तुम एक बुक फिक्स कर लो, उससे क्वेश्चंस करते रहोगे, डेफिनेटली तुम 160 170 180 मार्क्स भी ला सकते हो फिजिक्स में, इतना मुझे श्योरिटी है अपने कंटेंट पे। ठीक है, चलो अब ये थीटा इक्वल्स टू 1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टॉर्क, ये तो टाउ क्या है, टॉर्क। ठीक है, चलो ये तो हमने पढ़ लिया वर्क डन बाय टॉर्क, फॉर्मूला ये अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद पहले मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि पावर बाय टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पावर बाय टॉर्क उसका क्या फॉर्मूला है। तो क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बस मैं तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूले बता देती हूँ। तो पावर पावर का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रही हूँ। कैसी पावर, वो भी इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जब भी हम निकाल रहे हो तो कोई भी वर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने तो हम क्या करते हैं, dx अपॉन dt ऐसे कर देते हैं, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के साथ। ऐसे ही अगर मैं पावर निकाल रही हूँ इंस्टेंटेनियस, तो कोई भी चीज जो इंस्टेंटेनियस जब भी हम निकाल रहे होते तो हम क्या कर रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस, तो हम डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ओके, तो जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो P इज इक्वल टू, मैंने ये dw अपॉन dt लिख दिया, W इज इक्वल टू क्या था, आर थी, सॉरी टाउ और थीटा, टाउ मल्टीप्लाई थीटा है ना, तो इसकी जगह पे मैं टाउ थीटा लिख सकती हूँ, ये dt। मेरा टॉर्क जो है वो उसका डिफरेंशिएशन ले रहा है, हमने टॉर्क को बाहर रखा, तो डी थीटा अपॉन डी टी, इस तरह से लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है। तो टॉर्क टॉर्क की जगह पे टाउ, देन डी थीटा अपॉन डी टी को मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से। ठीक है, जो कि क्या है, एंगुलर वेलोसिटी।
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी जो कि हमने पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो यही पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, मेरी इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो गया टाउ ओमेगा। ठीक है, ओके, आई होप कि तुम्हें समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं तो इसका मतलब समझ में आ गया है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे आओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि एक टू मेंटेन अ रोटर, कोई रोटर है गोल गोल घूमने वाली चीज जो है, एट यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एक रोटर है उसको एंगुलर स्पीड 100 रेडियन पर सेकेंड से ही मूव करवाते रहे, इसको मेंटेन रखना है इस पे। तो एक इंजन चाहिए पड़ता है, वो ट्रांसमिट करता है टॉर्क। ठीक है, एक इंजन चाहिए पड़ता है जो कि ट्रांसमिट करता है टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन मीटर, 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो यानी कि मुझे ओमेगा दिया है, देखो ये चीज क्या है, ओमेगा, एंगुलर स्पीड लिखा है, ये ओमेगा है। ओमेगा किससे पता चल रहा है, मुझे यूनिट से पता चल रहा है, रेडियन पर सेकंड से, और मुझे टॉर्क दे रखा है 200 न्यूटन मीटर। तो आगे बोल रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन। तो देखो तो कितना इजी है, पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन पूछ रहा है, और इफिशियंसी बोल रखी है कि 100% है। ठीक है, अगर यहाँ इसका मतलब अभी ये है कि इफिशियंसी वाली बात को यूज करने की जरूरत नहीं है, इफिशियंसी 100% है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि अब तुम्हें पावर निकालना है। तो अभी अभी जस्ट ऊपर फॉर्मूला लिखा है टाउ ओमेगा। तो टाउ क्या है 200, ओमेगा क्या है 100, क्या हो गया 2 इंटू 10⁴ वॉट, या फिर 20 किलो वॉट। आसान था ना, सिंपल था। तुम कह रहे हो क्या ही क्वेश्चन पूछती हो दीदी इतने आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन इज एडवर्टाइज टू बी 200 हॉर्स पावर एट 6000 आरपीएम। तो पहले तो इसमें ये समझो कि पावर क्या दे रखी है 200 हॉर्स पावर, तो ये वॉट में नहीं दे रखा। ऐसा यूनिट पावर की क्या रहती है, वर्क एनर्जी पावर में मैंने तो बेसिक पढ़ाया था तुम्हें। पावर पावर की ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होती है, ऐसा यूनिट, दैट इज वॉट, दैट इज वॉट। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पावर के बारे में। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हॉर्स पावर है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने होते हैं 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट ये होता है। चलो तो पावर दे रखी है मुझे, तो मैं अगर इसे वॉट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 200 इंटू 746 वॉट। ठीक है, ये तो हो गया। 6000 आरपीएम दिया, ये रेडियन नहीं है, रेडियन पर मिनट नहीं है, कभी भी रेडियन आरपीएम लिखा है तो ये रिवोल्यूशन पर मिनट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा, अगर मैं ओमेगा लिखूंगी तो 6000, फिर 2 पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, पर मिनट है इसलिए 60 का भी डिवाइड करना पड़ेगा तब ये पर सेकंड हो पाएगा। तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, तो 200 पाई। ठीक है, क्या हो गया अब ये रेडियन पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, अब तुम इसको खुद से भी निकालो, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से निकालो। तो देखो कैसे करेंगे, चलो मैं ही करती हूँ। पावर इक्वल्स टू, अगेन मेरे पास टाउ ओमेगा वाला फॉर्मूला है, तो टाउ पूछा है, टॉर्क पूछा है, तो पावर अपॉन ओमेगा। पावर क्या है मेरे पास 200 इंटू 746, मैंने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं है, देखते हैं आगे जरूरत पड़ेगी, तो 200 पाई। ठीक है, तो देखो तुम अदर 200 200 तो कट ही गए, है ना, तो क्या जरूरत थी हम इस 200 का अभी से पहले से ही मल्टीप्लाई करें। तो इसीलिए चीजों को पहले खुला खुला रखो, है ना, और स्पेस लेके किया करो कैलकुलेशन, तो हो जाती है आसानी से। अब देखो क्या करते हैं, कभी भी नीचे पाई आ रहा हो अपॉन में, तो तुमने क्या करना है, नीचे भी पाई का मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी पाई का मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि आप कैलकुलेशन में पाई स्क्वायर को 10 के इक्वल रख सकते हो, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 आता है। तो अब ये क्या हो गया 746 पाई अपॉन 10, तो यानी कि 746 इंटू 3.14 अपॉन 10 है, तो 746 इंटू 0.314। अब तुम इसमें मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना ही करना है, इतना करना है। तो लगभग तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 237.3 समथिंग आंसर आएगा, और ये आ जाएगा वॉट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। ओके, तो
यहाँ पे तुम एक कैलकुलेशन में क्या बात सीखे, यहाँ वाली ये वाली बात कैलकुलेशन की तुम सीखे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील एक पहिया है, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे रखा है, 10 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, रोटेटिंग एट 50 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ये क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है। इट इज जस्ट ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड, इसे 10 सेकेंड में रेस्ट पे ले आया जाता है। तो जब भी ऐसी चीज दे रखी हो कि इसे रेस्ट पे लेके आए हैं, ये सब ऐसी बात हो रखी हो, तो हमेशा तुम क्या क्या करो, ये वाली इक्वेशन लगाया करो कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। अभी इसको लगाएंगे, हम आगे बताऊंगी। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू स्टॉप इट, कितना वर्क इसे करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तुम्हें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया है आई, जो कि क्या है, 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और मुझे टाइम दिया है कि ये 10 सेकंड में रेस्ट पे आ जाती है। फिर उसके बाद ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल इसकी दे रखी है, जो कि है 50 रेडियन पर सेकेंड। तो मतलब ये है कि 50 रेडियन पर सेकेंड इसकी स्टार्टिंग में एंगुलर वेलोसिटी थी, कोई पहिया था, ठीक है, ये कोई पहिया था, वो पहले 50 मीटर, ये देखो 50 रेडियन 50 रेडियन पर सेकेंड से मूव कर रहा था। फिर उसके बाद यही पहिया जाके, ये तो पहिया कम ओवल ज्यादा लग रहा है ना, इधर रख लेते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पे अब इसका ओमेगा क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये 50 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या है, 50 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा नॉट हो गया ना, इनिशियल, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल जो है वो, ठीक है। चलो, तो फाइनल ओमेगा क्या हो गया, 0, ये ओके। चलो, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, वर्क डन पता करो। तो वर्क डन का बेसिकली, अब मैंने ये देख लिया कि मैंने गिवन चीजें क्या है, और मैं देखूंगी कि मेरे को पूछा क्या है, मुझसे पूछा है वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, टाउ थीटा, ठीक है। तो तुम्हारे पास थीटा है ना, थीटा है तुम्हारे पास ना, टॉर्क है, तो तुम्हें दोनों ही चीजें निकालनी है। तो पहले क्या करोगे, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, तो क्या आई है, हाँ आई तो है क्वेश्चन में, फिर अल्फा है, नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले हम थीटा निकालेंगे, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम, और ये अल्फा भी निकालना पड़ेगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने तुमसे अभी कहा था कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो फाइनली ओमेगा क्या हो गया, 0, इनिशियली क्या था 50। अब एक बात सोचो कि अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ऑब्वियसली अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव में ही तो होगा, ठीक है। तो तुमने अगर मोशन इन वन डायमेंशन नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूंगी कि तुमसे मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ लो, ठीक है, तभी चीजें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि अगर तुम ये सोचोगे कि मैं जल्दी 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 कर लूं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, तो शॉर्टकट जैसी ही चीजें हो, ठीक है। अल्फा क्या लिखेंगे हम, अल्फा, अल्फा तो हमें पता करना है, माइनस में है, क्यों लिख रहे हैं माइनस में, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए। फिर टी, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 50/10, यानी कि 5 आ गया। तो क्या होएगा, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द अल्फा। तो अल्फा तो आ गया, तो मैं यहाँ से टॉर्क तो निकाल सकती हूँ अभी, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मेरा है 10 और टॉर्क है, अल्फा है 5, तो इस तरह से टॉर्क आ गया मेरा 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क हमने निकाल लिया, एक काम खत्म हुआ, चलो एक तो काम खत्म हुआ। अब उसके बाद, ठीक है, टॉर्क आ चुका है, थीटा, थीटा निकालते हैं, थीटा कैसे निकालेंगे बताओ। तो जैसे तुमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन जैसी ये इक्वेशन लगाई थी अल्फा निकालने के लिए, ऐसे ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी जिससे तुम थीटा निकाल सको। तो हम सभी जानते हैं इक्वेशन होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो तुमने अगर, मैंने तुम्हें मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। और यही जब हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, तो यही कब क्या हो जाती है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये हो जाती है, ठीक है। ये इक्वेशन यूज करना तब अच्छा लगता है जब यहाँ पे ओमेगा नॉट 0, क्यों फायदा है इससे, इससे ये टर्म हो जाता है पूरा 0, फिर इतनी कैलकुलेशन करने को रह जाती है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी ऐसा हो कि ओमेगा नॉट 0 नहीं है,
ठीक है। अगर ये चीज जीरो नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली ये टर्म भी आ जाएगा, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि बहुत लेंथी हो जाती है। इसलिए ऐसे केस के लिए मैंने तुम्हें मोशन इन 1D में ही बताया था कि s इक्वल्स टू vt माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर यूज करना। तो अगर तुम इसका अगर सर्कुलर मोशन वाला मॉडिफिकेशन करोगे तो क्या लिखोगे, ओमेगा टी माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो कौन सी इक्वेशन यूज करना हमारे लिए सही है? ये भी सही है बट ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। चलो अब मैं क्या करती हूँ, ये यूज करती हूँ दूसरी वाली जो मैंने बताई है अभी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्यों सही है? क्योंकि बोल रहा है ना कि रेस्ट पे आ जा रहा है बाद में, तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, रेस्ट पे आ रहा है। जब बोलता कि इनिशियली जीरो था फिर बढ़ के कुछ हो गई, तो इनिशियली जीरो था तब हम ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते, तो हम इसको जीरो कर देते ना। हमें वो काम करना है जिससे आसानी से काम हो जाए। तो ये टर्म जीरो हो गया, माइनस 1/2 अल्फा की वैल्यू क्या थी 5, ठीक है ना। पर ये कैसी है वैल्यू, माइनस की 5 है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने पहले ही माइनस इंक्लूड कर दिया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस इंक्लूड नहीं करती, मान लो कि बाई चांस मैं यहाँ पे माइनस इंक्लूड नहीं करती, तो फिर ये सब क्या होता, मतलब मैं ये मानती ही नहीं कि भाई ये कम कर रहा है तो माइनस इंक्लूड नहीं करती, तो ये आंसर माइनस में ही आता कि नहीं आता। तो देखो अब तुम क्या करोगे, माइनस का 5, फिर टाइम क्या लग रहा है 10 का स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या प्लस का हो जाएगा, दोनों के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। मतलब मुझे तो आदत सी ऐसी हो गई कि पूरी कैलकुलेशन खोल के रख लेती हूँ सामने, तभी हो पाती है। तो ये 5 बार कट गया, ठीक है। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 250, यूनिट क्या लगाएंगे, रेडियन, ठीक है। ओके चलो, तो देखो मैं ना तुम्हें एक एक बात समझा के चलती हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगता होगा अरे इतनी देर हो गई, है ना। एक्चुअली अगर मैं खुद करूँ ना इसे तो 2 मिनट में करूँ, पर बात मेरा क्या है, यहाँ पे ये चीज चेक नहीं की जा रही कि हाउ इंटेलिजेंट आई एम, यहाँ चीज ये चेक की जा रही है कि हाउ आई कैन मेक यू इंटेलिजेंट। समझ रहे हो ना, मतलब मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम कितने इंटेलिजेंट बन पा रहे हो मुझसे पढ़ के, फर्क इससे पड़ता है, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक चीज की, मैं ये चीज लिखी है तो इससे क्या सोचना है, इस ये चीज नहीं सोचनी है, ऐसा सोचना है, ये सब चीजें पॉइंट्स इसीलिए कवर करा के चलती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मे बी पॉसिबल थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगता हो तो मुझे बता देना, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी क्विकली आंसर निकाल दिया करूंगी। तो मुझे इस बात का ना कमेंट जरूर करना कि तुम्हें ये तरीका पसंद है कि मैं अच्छे से एक एक पॉइंट बताती हूँ, या फिर यू जस्ट वांट कि मैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मुझे बताना, ठीक है। चलो थीटा तो ये हो गया, हाँ अब थीटा आ चुका है, टॉर्क आ चुका है मेरे पास, अब मैं क्या कर लूंगी, डब्ल्यू निकाल लूंगी। वर्क मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू टॉर्क थीटा, टॉर्क क्या था 50 निकला था, थीटा क्या निकला है 250 आया है, 250, तो 5 इंटू 25 125 होता है ना, और ये 0 0, तो ये क्या आ गया, जूल में ही तो आएगा। अब पावर भी पूछा है ना शायद, हाँ, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एवरेज पावर, तो पावर पूछिए, पावर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, पावर क्या हो जाएगा, देखो अब बात क्या आ रही है यहाँ पे, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, अरे पावर पावर तो पूछिए, पावर पे एक काम करते हैं जल्दी से वो लगा देते हैं, टाउ ओमेगा। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, दिस फॉर्मूला इज फॉर दिस, फॉर्मूला is for the formula for instantaneous power, instantaneous, इतनी अजीब सी स्पेलिंग है ना, इतनी लंबी, instantaneous power, ठीक है, instantaneous power के लिए है ये। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे, एवरेज पावर, एवरेज पावर का तो बेटा फॉर्मूला यही होता है कि पावर इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं कहूं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू, एवरेज पावर इक्वल्स टू W अपॉन टी, सिंपल W अपॉन टी। तो W क्या आया है तुम्हारा 125, और टाइम क्या है 10, मतलब 125 0 0, ठीक है ना, तो 1250 वॉट, ठीक है। तो दिस इज द पावर, ये W W वाला है, ये वर्क डन वाला नहीं है, वॉट है ये, ठीक है ना, वॉट ऐसे वाला, क्लियर है। तो आई थिंक कि तुम्हें इस क्वेश्चन की एक एक जड़ तक समझ में आ गई होगी कि आखिर ये क्या चाह रहा था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, क्या है हमारा टर्म, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे समझते हैं, तुम एक बात बताओ, व्हेन एनी बॉडी, व्हेन
एनी बॉडी मूव्स, अब मूव करती है, दो तरीके से मूव कर सकती है, एक हो सकता है इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो इसके पास क्या होगा, पजेस लीनियर मोमेंटम, तो इसके पास क्या चीज होगी, लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो, ठीक है। और अगर ये इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, अगर ये रोटेशनल मोशन में मूव करती है तो फिर भाई इसके पास क्या चीज होगी, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, अब सब चीज देखो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हर चीज एंगुलर एंगुलर आ गई, अब जब घूम रहे हो तो एंगुलर तो होगा ही, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हम ऊपर ऊपर एक एरो भी लगा देंगे इसका मुकुट, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो तुम जब समझोगे, जब तुम इसका फॉर्मूला समझ लोगे, ठीक है, तो पहले इसका मैं फॉर्मूला समझाती हूँ फिर। तो हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट, ठीक है, जैसे अबाउट अ पॉइंट ऐसे करके कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे कि रोटेशन होता था, तो मैंने तुमसे कहा था कि रोटेशन जब भी होता है तो किसी एक्सिस के अबाउट ही होगा, ठीक है, कोई एक्सिस होगी उसके चारों तरफ ही तो घूमेगा, है ना। उसी तरीके से कि अगर कोई पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमेशा वो एंगुलर मोमेंटम किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट पूछा जाएगा। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, इस तरह से लिखा होता है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो जिस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी ना किसी एक्सिस के या फिर अबाउट दिस एक्सिस या अलोंग दिस एक्सिस ऐसे बताते हैं, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी किसी ना किसी पॉइंट के अलोंग, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट बताना पड़ता है। अभी ये बात और अच्छे से समझ आएगी, जैसे मास है एम और ये वी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि इधर ये एक एक्सिस है, इधर ये एक्सिस है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई एक जनरल पॉइंट है, ये मान लो कि ओरिजिन है, अगर मैं इसको मान लू कि ओरिजिन मान लू, चलो ओरिजिन वाली चीज कर लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है यहाँ पर, सब मिट गया, ओहो, अब ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ओरिजिन है और ये पार्टिकल इस तरह से इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो अब हमसे ये पूछा जाए कि टेल मी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ सॉरी एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम कहोगे कि पहले आप हमें ये तो बताइए कि ओरिजिन से यहाँ तक का रेडियस वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपने कहा कि हाँ भाई ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ठीक है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, अब एम बी है, एम बी को मैं पी लिख सकती हूँ, ठीक है, तो आर क्रॉस पी, ठीक है, आर क्रॉस पी, व्हाट इज पी, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, ठीक है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या होता है एम वी, ठीक है। तो हम इसी एल को कैसे लिख सकते हैं कि भाई आर पी साइन थीटा, ठीक है, आर पी साइन थीटा, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें अब आर पी साइन थीटा को थोड़ा पी फिर आर साइन थीटा ऐसे लिखो। अब ये जो टर्म आ रहा है ये क्या है, ये बिल्कुल अब बिल्कुल वैसा ही वाला खेल है जैसे मैंने तुम्हें टॉर्क में समझाया था। अब तुम एक बात देखो कि यहाँ पे ये थीटा जो है वो क्या होगा, ऑब्वियसली एंगल बिटवीन दिस वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो वेक्टर है यही तो पी वेक्टर है। कैसे है पी वेक्टर, अब तुम ये कंफ्यूज कर रहे होगे, तो जैसे मैंने तुमसे कहा कि P इज इक्वल टू एम वी है, ठीक है, तो P वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर, है ना। तो P वेक्टर, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, क्यों, मास भी, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इधर जा रही है तो यानी कि मोमेंटम भी मेरा इधर ही की तरफ, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम
और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है, अब मैं एंगल कैसे पता करूं? ऑब्वियसली मुझे इस एक्सिस को लंबा कर देना पड़ेगा और फिर ये इधर हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये वाला आर वेक्टर इधर ही ऐसे ही तो जा रहा है, तो मैंने, अब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आर वेक्टर ऐसे रखा था, मैंने क्या कर लिया, इसे उठा के ऐसे रख लिया, और ये पी वेक्टर तो ऐसे था ही, तो ये दिस इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। चलो ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही है कि भाई ये हो गया मेरा आर वेक्टर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हो गया मेरा पी वेक्टर, और ये हो गया थीटा। तो तुम एक बात बताओ कि इसके एक्सिस के अलावा ये क्या बनेगा? आर कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे, परपेंडिकुलर अगर हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? आर साइन थीटा, ऐसे ही बनेगा ना, बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया, तो इसे हटा देते हैं और नीचे ओरिजिनली जहां बनाना चाहिए वहां बनाएंगे। तो ये आर वेक्टर का सारा हटा दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आर कॉस थीटा एक्चुअली है तो यहीं पे ना ये, तो ये आर कॉस थीटा इधर, और फिर ये आर साइन थीटा इधर, आर साइन थीटा। तो दिस इज द आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा, समझ पा रहे हो? और ये आर साइन थीटा क्या है? ये आर साइन थीटा क्या है? जिस एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, उस एक्सिस की से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर, इन दोनों के बीच की जो है परपेंडिकुलर, दैट इज द आर साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है तो क्या करोगे कि भाई जिस जो पॉइंट के अबाउट तुमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है उसको एक्सिस ड्रॉ करनी है, जिसके अबाउट तुम्हारा पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी तुम क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये हो गया मेरा इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली बात को समझाने का मतलब, ठीक। फिर हम बात करते हैं इसी एल को मैं कैसे और लिख सकती हूँ। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी लिखा था मैंने, तो मैं इस पी को जरा ओपन करती हूँ, तो आर क्रॉस एम वी, ठीक है। तो मास तो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मास को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट नहीं सॉरी, स्केलर क्वांटिटी है, तो आर क्रॉस बी। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, और एक ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मेट मेरे पास मिल गए। और दूसरा तरीका क्या कि एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट को खोल लेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने इसको आरपी साइन थीटा लिखा था। जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से हमें चीजें समझ आ जाएंगी। एक कार है जिसका मास है 300 किलोग्राम, इस ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल कर रही है, उस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 100 मीटर विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो मैं पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए वैसे ही आसान रखती हूँ। तो मास क्या है? 300 kg। कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई बॉडी है वो चल रही है, ठीक है। ये सर कोई बॉडी है जो इस पे v वेलोसिटी है, इसके पास मास m है, रेडियस r है, ये चल रही है। तो एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एंगुलर मोमेंटम सिंपल, v क्या दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, r क्या दे रखा है 100 मीटर। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर हमेशा कैसे होता है? सेंटर से अवे फ्रॉम द दिस, और ये वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच में ही तो एंगल देखेंगे। अब तुम इस वाले फॉर्मूले से देखो, तो मास को तो हमने साइड में कर दिया, तो आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है थीटा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रहा वी वेक्टर, और आर वेक्टर ऐसे बढ़ाऊंगे आगे तो 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी एम वी आर लिख देंगे हम। तो m इज 300, ये 60, ये 100, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 5, और क्या आएगा? अब इसकी यूनिट वगैरह क्या होगी, यूनिट भी देख लेते, मैंने लिखा नहीं है, अब यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट, तो मैं फॉर्मूले में क्या मिला? एम वी आर, तीन चीजें मिली थी। फॉर्मूला क्या था? एल इक्वल्स टू एम वी आर, ये चीजें मिली। तो मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, और आर एक और मीटर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? तो तुम देखो, इसके लिए m, फिर ये एल टी माइनस वन वेलोसिटी का हो गया, और r के लिए भी एक और l, तो यानी कि एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन,
ठीक है, तो अब ये हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये लगा देते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो मूविंग अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू b एंड z इक्वल्स टू 0, ठीक है, with the constant speed v, state whether the angular momentum of the particle about origin is increasing, decreasing or constant। जो अभी वही ऊपर समझाया है ना, ये डिट्टो सेम ये, ठीक है, वही है ये। तो इसी को उठा के दोबारा से समझाना है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया। जैसे कि ये मेरी एक्स और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी मैंने, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, एक पार्टिकल है, वो बोल रहा है ना कि एक पार्टिकल है y इक्वल्स टू बी, y इक्वल्स टू बी मतलब यहाँ पे इतनी वैल्यू जो होगी वो b होगी, है ना, या फिर ऐसे कर दो कि यहाँ पे ये b, ठीक है, ये एक्सिस क्या है तुम्हारी y एक्सिस, ये एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, तो इधर की तरफ ऐसे मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आप इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो देखो तुम एक बात बताओ, अभी तुम यहाँ है पार्टिकल, तो तुम्हारा आर वेक्टर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा पार्टिकल जो होगा वो आगे बढ़ेगा, ये आगे पार्टिकल यहाँ पे बढ़ के पहुंच गया, अब ये तो अभी भी mv से ही मूव कर रहा है, mv, ठीक है, तो अब आर वेक्टर चेंज नहीं होगा, है ना, ये r1 ये r2 हो गया, मैंने कहा आर वेक्टर चेंज हो गया। अब तुम क्या कर देते, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L इक्वल्स टू m r क्रॉस v, r क्रॉस v, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, ऐसे तो ये r बढ़ता जाएगा, ऐसे r बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग आना चाहिए क्या आंसर, नहीं, क्यों, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि L का जो फॉर्मूला है L इक्वल्स टू m r v या फिर m v r साइन थीटा, यानी कि मुझे इससे मतलब है, इससे, और ये सिर्फ r sin थीटा ही नहीं है, एक्चुअली दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि मैंने क्या कहा था, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी मूव कर रही है और जिस जो पॉइंट है उसकी एक्सिस जो है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब तुम देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, सो r परपेंडिकुलर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसलिए सो एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, विल बी कांस्टेंट, मतलब एग्जैक्टली ये लैंग्वेज के साथ नहीं, बट इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि भाई दिस इज द आर परपेंडिकुलर, दिस इज आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये चीज सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है मास m का, प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v के साथ प्रोजेक्ट किया था एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अरे ये तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हमसे प्रोजेक्टाइल मोशन पूछ रहा है, और तुम्हें तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत एक्सपर्ट बना दिया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यूं करके तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये एंगल यहाँ पे क्या बना रहा है इसके साथ, थीटा, ठीक है, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट बताना है, इस पॉइंट के अबाउट, व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये है हाईएस्ट पॉइंट, ओके, आ गई बात समझ में, ठीक है, तो अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पे होगा पार्टिकल, तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होती है, बताओ, v cos थीटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v है, तो वहां पे क्या हो जाएगी सर, v cos थीटा। अच्छा, तो मास तो इसका m है, तो मुझे क्या चाहिए, ये है, इस पॉइंट के अबाउट बताना है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, ये पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, तो मुझे इस डिस्टेंस से मतलब है, दिस डिस्टेंस, तो ये तो होती है h, और इस h का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g। ठीक है, जिस बच्चे ने बताया है ना वो माइक लगाने ही भूल गई। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा बच्चा है। और भी बच्चे अच्छे हैं लेकिन तुम थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हो। ओके, है ना। तो एच मिल गया मुझे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो फॉर्मूला क्या होगा, एल इक्वल टू क्या होता है, एम बी और आर परपेंडिकुलर ही तो चाहिए होता है, एम बी आर साइन थीटा है ना, तो आर परपेंडिकुलर। तो एल एम क्या, एम तो एम ही रहेगा, बी तो वी ही रहेगा, बस सारा खेल तो इसका था, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब देखो मैंने यहाँ पे u लिखा है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर इनिशियली u दिया होता है तो u लिख देते हैं, v दिया होता है तो v लिख देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। ओके, अच्छा बस कुछ नहीं था, बस ये हाइट पता करनी थी और इसको पुट करना था। तो मैं एक साथ इसको क्या कर सकती हूँ, एम वी की पावर 3। ठीक है, एल इक्वल्स टू, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है विद द पोजीशन वेक्टर r हैज द लीनियर मोमेंटम p। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से बता रहा है। तो पहले तो ये फॉर्मूला ही सोच लो अपने दिमाग में, भाई फॉर्मूला क्या होता है इन सब बातों को रखते हुए माइंड में, यही होता है। ठीक है, एल एक्स अलोंग पी, ये एल वेक्टर जो होता है वो क्या पी वेक्टर के अलोंग होती है इसकी डायरेक्शन। एक बात होता है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो हम इसकी डायरेक्शन, अगर मुझे एल वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी, ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगी। आर के डायरेक्शन में उंगलियां और पी की डायरेक्शन में घुमाऊंगी तो थंब मुझे क्या देगा, एल वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, हम कैसे, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट करते थे वैसे ही निकालेंगे। तो मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने कहा कि ये आर वेक्टर है, लेट्स से कि दिस इज आर वेक्टर और दिस इज पी वेक्टर। तो अब मैं क्या करूंगी, आर की डायरेक्शन में उंगलियां पी की तरफ घुमाऊंगी और थंब क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो थंब एल जो होगा, एल वेक्टर विल बी अपवर्ड। तो बताना, ये तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, एल पी के अलॉन्ग तो लग नहीं रहा और ना ही आर के अलॉन्ग लग रहा है। ठीक है, आर, तो इससे ये पता चल गया कि एल जो होता है वो आर और पी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एल इज मैक्सिमम व्हेन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, मतलब पी वेक्टर और आर वेक्टर पैरेलल हो गए, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर मैं ये एल, जो एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी है, इसको कैसे लिखूंगी, आर पी साइन थीटा, और सॉरी थीटा जो है ये जीरो हो जाएगा, है ना, जब ये पैरेलल होंगी। तो आर पी साइन जीरो, तो साइन जीरो मतलब ये तो सब कुछ जीरो हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ हुआ, मिनिमम होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो एल इज मैक्सिमम व्हेन पी इज परपेंडिकुलर टू आर। यस, अगर परपेंडिकुलर टू आर होगा तो ये एल मैक्स हो जाएगा, क्यों, आर पी साइन 90 होगा तो आर पी हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो यस डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम डी को लगा देंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट हैज, द यूनिट मास हैज आर वेक्टर दे रखा है, वी वेक्टर दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम निकाल। तो साफ बात है, तुम्हें क्या करना है, एल इक्वल्स टू यूनिट मास। देखो पहली बात ये लिखा है जो यूनिट मास, इसका मतलब है एम इक्वल्स टू 1 kg। ठीक है, एम इक्वल्स टू 1 kg हो गया। तो एल, तो एम इक्वल्स टू एम, फिर आर क्रॉस वी। तो तुम्हें क्या सॉल्व करना है, बस आर क्रॉस वी करना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो मैंने तुम्हें अच्छे से सिखा दिया है, तो इसको तुम सॉल्व करोगे खुद। इसका आंसर बी है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, बट इसको कैसे आया है इसका बी, वो तुम्हें खुद सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब क्या है, रिजिड बॉडी क्या होती है, बड़ी सी कोई बॉडी है ना, कोई बड़ी बॉडी है, पार्टिकल मास नहीं है। ठीक है, पॉइंट साइज का मास नहीं है, बड़ी बॉडी है। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेती हूँ कि रैंडमली मेरे पास ये कोई एक रिजिड सी बॉडी है। ठीक है, जब ये रिजिड सी बॉडी है तो मैंने कहा कि ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है और इस
ओमेगा रोटेशंस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है अपनी इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे, ठीक है। ओके तो अब इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है ये बॉडी, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। तो मैंने अभी जो सीखा था L इक्वल टू एम वी आर, तो ये तो मैंने सिर्फ वन पार्टिकल के लिए सीखा था, मतलब एक पार्टिकल के लिए सीखा था मैंने, ठीक है। ये हमने किसके लिए सीखा था, वन पार्टिकल के लिए, लेकिन ये तो एक रिजिड बॉडी है, इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल मानेंगे। तो ये छोटा सा पार्टिकल हम ले लिया, मैंने कहा कि इसका मास है, ठीक है, और इसकी इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, दिस इज द आर, ठीक है। तो जब तुम ऐसे करोगे तो फिर ये जो है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ये रोटेट कर रहा है, ये कंडीशन चल रही है। तो तुम इसका मोमेंटम कैसे लिख दोगे, इस पार्टिकल का L मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल विल बी m v r, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v। अब क्या होता है कि लेकिन पार्टिकल तो इसके पास बहुत सारे हैं, तो फिर क्या होगा कि हम हर पार्टिकल का देखेंगे कि हर पार्टिकल का, सभी पार्टिकल का एमवीआर अलग अलग मास के अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होंगे, लेकिन मतलब सभी पार्टिकल्स अलग अलग लीनियर वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे होंगे, लेकिन सभी पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं। तो एक बात ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ अ रिजिड बॉडी, व्हेन एनी रिजिड बॉडी मूव्स या फिर रोटेट करती है, तो इसके ऑल पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन एन व्हेन ए rigid body rotates, then its all particles rotate with same angular velocity, यानी कि ओमेगा इनका क्या रहता है, सेम बट डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब तैयार हो गया, कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, यानी कि v। तो मैंने कहा एल पी वाला पार्टिकल माना था, तो इसकी वी मास, वी पार्टिकल का ये अलग होगा, ये ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम सारे पार्टिकल्स का देखेंगे, अब ऐसे सारे पार्टिकल्स का काउंट करते तो बैठेंगे नहीं। तो जब अगर मैं सारे पार्टिकल्स का लेके अगर मैं सबका वेक्टर सम करके कर लूं, तो हम क्या कर लेंगे इसमें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम आई वी आई आर आई, ठीक है। वी सबकी रेडियस भी तो अलग होगी, कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यही है तो इसकी रेडियस अलग हो गई, कोई पार्टिकल यहाँ है तो इसकी ये रेडियस अलग हो गई, तो सबकी रेडियस अलग है, सभी अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, सबका मास भी अलग है। तो मैंने सबका लेके और फिर सबका क्या कर दिया, समेशन, ठीक है, और ये हो गया नेट हमारा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होता है, आर ओमेगा। तो ऐसे इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, वी आई इज इक्वल टू आर आई, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है तो ओमेगा ही रहेगा। तो इसको जरा वहां पे पुट करते हैं, तो L इज इक्वल टू समेशन एम आई, वी आई की जगह पे क्या रख देंगे, ये ओमेगा और फिर ये आर आई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो कायदे से मुझे थोड़ा सा ऐसे रखना चाहिए, आर आई का स्क्वायर फिर ये ओमेगा। तो इस तरह से मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्या है, एम आर का स्क्वायर, यानी कि इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द बॉडी, सभी सॉरी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या हो गया, आई ओमेगा, ठीक है। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये आई क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, इसलिए मैंने एक बार में लिख दिया, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। और ये एम आई आर आई स्क्वायर क्या था, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे मिलके ये बॉडी बनी थी, उन सभी पार्टिकल्स का टोटल सम करा था, ठीक है। तो तुम क्या समझे, तो तुम ये समझे कि भाई एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले होते हैं, इनको क्या करना है, घोल के पी जाना है। किसमें पी जाना है, जो भी शेक तुम्हें अच्छा लगता है उसमें तुम्हें पी जाना है, ठीक है। मैंगो शेक, बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, जो भी तुम्हें, ब्लैकबेरी शेक, जो भी अच्छा लगता है। एल इक्वल्स टू क्या था, तुमने एक पढ़ा आर क्रॉस पी, या फिर तुम इसे आर एम आर क्रॉस बी,
ठीक है, और दूसरा तुमने क्या पढ़ा, आई ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारा दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो एक और बात करते हैं जरा अच्छी सी, कि जैसे कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू, तुमने कहा कि भाई आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा। एक काम करते हैं, दोनों साइड दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डीएल ओवर डी टी, और फिर इस साइड भी डी ओवर डी टी, और ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो अब इन दोनों का तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, तो मल्टीप्लाई में क्या होता था, कोई दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता था, पहले एक का मल्टीप्लाई करो और एक को कांस्टेंट रखो, फिर इसका, सॉरी, एक का डिफरेंशिएशन करो और इसको कांस्टेंट रखो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो और इसको कांस्टेंट रखो। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं p को कांस्टेंट रखती हूँ और डी आर ओवर डी टी कर देती हूँ, मतलब p को कांस्टेंट रखा और r का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस फिर r को कांस्टेंट रखो, r को कांस्टेंट रखो और dp ओवर dt कर दो। ठीक है, और ये हमारा dl ओवर dt, सिंपल है। अच्छा, अब ये dr ओवर dt लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये तो वो नहीं बन गया वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं बन गई, मल्टीप्लाई ये वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी बन गई। अच्छा, ये प्लस r वेक्टर और dp अपॉन dt, ये तो फोर्स वेक्टर बन गया। अच्छा, अभी आगे क्या करते हैं, अब तुम एक बात बताओ, ये जो p है ये हम ऐसे नहीं लिख सकते mv और फिर क्रॉस v, ये प्लस बाकी का तो सब ऐसे ही रहने दो। तो अब तुम एक बात बताओ, इस mv में है क्या, वेक्टर के नाम पे क्या है, सिर्फ वेलोसिटी तो है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक ही तो है। अब कोई दो वेक्टर सेम लाइन में हो गए तो इसके बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो गया, 0। तो दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। तो आंसर क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये r क्रॉस f हो गया। तो इससे दरअसल हमें ये पता चला, इससे हमें दरअसल ये पता चला कि dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, r क्रॉस f। अब जरा याद करो कि क्या मैंने तुम्हें कुछ बताया था, r क्रॉस f करके कोई क्वांटिटी थी क्या, यस, टॉर्क था, टॉर्क। यहाँ पे भी ये जो है ना f एक्सटर्नल है, तुम्हें याद होगी, तो ये dp अपॉन dt होता है, तो ये क्या होता है, ये f एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, तो ये टॉर्क एक्सटर्नल ही होगा। तो दरअसल हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे हैं कि इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0, अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 होगा तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, या फिर सेम, या फिर कंजर्व्ड, कुछ भी कह लो, जो तुम्हारा मन करे, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो वो कह लो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बस। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाली इसको ना डिटेल में अभी पढ़ेंगे, जब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा ना तब इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करने होंगे। अब इस पे आते हैं, एक 40 kg का फ्लाई व्हील है, एक 40 किलो का पहिया है कोई, इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में है, उसकी रेडियस 1 मीटर है, मेकिंग द 120 आरपीएम, ये आरपीएम है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, कभी भी रेडियन पर मिनट आरपीएम के फॉर्म में नहीं लिखी होती है। मतलब तुम कभी ये मत सोचना कि ये रेडियन पर मिनट भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। अगर आरपीएम आरपीएस लिखा है तो इट मींस रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर मिनट ऐसे लिखा है। ओके, तो डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम। तो पहले तो ये देखो क्वेश्चन दिया क्या गया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मेरे पास सामान क्या है, मेरे पास 40 kg, मेरे पास एक सामान है, 40 किलो की चीज पड़ी है मेरे पास, एक r इक्वल टू 1 मीटर का सामान पड़ा है, और ओमेगा मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ 120 आरपीएम है, ये रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो 2 पाई का मल्टीप्लाई करके मैंने इसे रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, पर मिनट है तो पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 4 पाई। 0 से 0 कट गया ना, 6 से ये 2 बार कट गया, तो इस तरह से आ गया, तो ओमेगा आ गया मेरा पाई। अब क्या चाहिए मुझे, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा। अब डिस्क है ना ये, देखो इसने क्या बोला है कि आपके पास एक डिस्क है, अब
कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं बताते हैं अगर, तो हम क्या मानते हैं कि सेंटर से पास हो रही है जो एक्सिस, उसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, यही मानते हैं। उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली क्या होता है 1/2 mr² आई हो गया ये, और फिर ओमेगा। L इज इक्वल टू 1/2 m क्या है 40, r क्या है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा क्या है 4 पाई। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये हो गया 80 पाई। ठीक है, तो बस यही हो गया आंसर तुम्हारा 80 पाई। अगर और बहुत मन कर रहा है कि तुम्हारा सॉल्व करने का तो 80 में 3.14 का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डायमीटर है ऑफ सॉलिड डिस्क है, फिर से आ गई, उसकी डायमीटर दे रखी है, मास उसका 16 किलो है। व्हाट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 से दिस इन 8 सेकेंड। तो मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी ऐसा आए कि एंगुलर वेलोसिटी इतने से बढ़ के इतनी हो गई इतने मिनट में, या फिर इतनी थी फिर कम होके इतनी हो गई इतने मिनट में, मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदली है, तब तुम्हें वही वाली इक्वेशन लगानी है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन तो डेफिनेटली लगनी है सॉल्व होने में। ठीक है, अच्छा तो पहले तो मैं ये देख लूं मेरे पास सामान क्या क्या है। 16 kg मास दे रखा है, रेडियस क्या होगी ऑब्वियस, ये देखो 0.5 है, ये क्या है 0.5 यानी कि 0.2, 1/2, मतलब मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में ना मैं कुछ भी बोल देती हूँ। 0.5 मतलब 1/2, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1/2 का आधा, तो यानी कि 1/4 मीटर। ठीक है, समझ गए। अब ओमेगा नॉट क्या दे रखा था 0, ओमेगा क्या दे रखा है 120, पर रोटेशन पर मिनट है इसलिए 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे और 60 का डिवाइड करेंगे तो ये अगेन 4 पाई आ जाएगा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, सही है। ठीक है, टाइम क्या दे रखा है, टाइम इज 8 सेकेंड। ये तो मैंने इतना सामान लिख लिया जो मेरे को दिया हुआ है, मुझे क्वेश्चन पूछा टॉर्क बताना है, तो टॉर्क के लिए मुझे चाहिए क्या, टॉर्क के लिए मुझे आई अल्फा चाहिए, आई अल्फा चाहिए ना मुझे, देखो इसमें एंगुलर मोमेंटम वाली तो कोई बात ही नहीं आ रही है, तो आई अल्फा चाहिए, तो आई मैं यहाँ से निकाल लूंगी, डिस्क है तो एम आर हाफ एम आर स्क्वायर से आई निकल जाएगा, अल्फा कैसे आ जाएगा इस फॉर्मूले से आएगा, ओमेगा क्या है 4 पाई, ओमेगा नॉट 0 है, ये बढ़ा रहा है तो अल्फा मैं यहाँ से निकालूंगी, टाइम 8 लगा दूंगी, अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 8 यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, और आई मेरा क्या हो जाएगा, डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ 1/2 एम कितना है 16, आर कितना है 1/4 1/4 है ना, और उसके बाद 4 4 ये कट गया, ये तो 1/2 ही रह गया, आंसर 1/2 ये आई है। अब तुम्हें टॉर्क चाहिए तो टॉर्क इक्वल टू 1/2 आई है, अल्फा क्या है पाई/2, तो यानी कि ये क्या हो गया पाई/4, सिंपल। ठीक है, सिंपल था ना। एक और क्वेश्चन देखो बढ़िया सा, टॉर्क है हमारे पास इतना, ठीक है, इज अप्लाइड ऑन अ व्हील हैविंग एंगुलर मोमेंटम इतना, मतलब एक टॉर्क हम लगा रहे हैं एक पहिए के ऊपर जिसका एंगुलर मोमेंटम 2 है। अब कैलकुलेट करो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब ऐसा नहीं होता एक पहिया है वो घूम रहा है तो हमने उसको और घुमाने वाला फोर्स लगा दिया, उसे और घुमाने वाला फोर्स लगा दिया तो और तेज घूम जाएगा ना, तो ऐसे वाली बात आ रही है। तो फिर हमारे पास टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ कोई रिलेशन था, यस ये रहा वो रिलेशन, ये रहा वो रिलेशन, ये रहा वो रिश्ता नाता। जैसे कभी पता चले कि अरे इसके साथ मेरा वो वहां का रिश्ता था, ये मेरे चाचा की बहन की, ये मेरे चाचा की मौसी की बेटी की बेटा है, ऐसे करके रिलेशन निकला है, तो ये मैंने एक अच्छा रिलेशन निकाला है। तो रिलेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है डीएल ओवर डी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू डीएल यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, L2 माइनस L1 अपॉन टाइम, तो dt यानी कि T2 माइनस T1। ठीक है, तो फाइनली बाद में एंगुलर मोमेंटम मुझे बाद का कैलकुलेट करना है, पहले 2 था, टाइम 4 सेकंड के अंदर, और टॉर्क तो ये उठा के इधर रख लो भाई, टॉर्क दे रखा है 10, तो 40 इज इक्वल टू L2 माइनस 2, तो L2 इज इक्वल टू 42, क्या लगाएंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, बस इतना ही सा था।
ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अब, है ना। तो दैट्स इट, तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडीज, ये वाला टॉपिक भी मैंने कवर अप करा दिया है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके बाद हम आगे का पार्ट करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर रोलिंग मोशन वगैरह भी देखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक यार लेक्चर को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जाया करो अपना, है ना, देखते हो अगर तो, और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस।